हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं क्या क्या बताने जा रहा हूं इस वीडियो में मैं एनिमेशन, मैप, सब कुछ के साथ। तो पृथ्वी पर मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना कौन सा रहा है, अभी हाल ही में रिकॉर्ड किया गया। आईआईटी का पहला विदेशी कैंपस किस देश के जंजीबार में स्थापित होगा, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे आपके सामने। जंजीबार इंपॉर्टेंट एक जगह है। किस अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुनाया है जिसे भारत ने खारिज कर दिया है, और मामला है सिंधु जल संधि को लेकर। तो फिर से ये खबर सिंधु जल संधि को लेकर चर्चा में है, पूरा मामला समझेंगे। ताइवान ने तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र किस शहर में खोलने का ऐलान किया है, इंपॉर्टेंट बात है। और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप लॉन्च किया है, उसकी वजह से पूरा खासतौर पर ट्विटर के सामने संकट पैदा हो गया है। और भी कई टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और हाँ, ये हाफ ईयरली वीडियो अगर आपने नहीं देखा देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि बीपीएससी टीचर जो भर्ती चल रही है, ढेर सारी भर्ती है, तो उसके लिए जो मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज़, वो अवेलेबल हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ को जो ऐप है वहाँ पर जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो उस मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे कई सारे मॉक टेस्ट उसमें ऐड होते जाएंगे आने वाले वक्त में। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के सेमी ऑटोनोमस प्रांत जंजीबार में आईआईटी का पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने को एमओयू साइन हुआ है? उसके लिए आंसर होगा तंजानिया। ये तंजानिया का ये सेमी ऑटोनोमस प्रांत है, ठीक है। मैप के थ्रू बताएंगे आपको इसके बारे में, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू के बिजनेस लाइन में। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर और डिटेल बताते हैं। किस आईआईटी का पहला विदेशी कैंपस तंजानिया के जंजीबार में खोलने को लेकर एमओयू साइन हुआ है? आंसर होगा आईआईटी मद्रास, ठीक है। आईआईटी मद्रास का एक कैंपस जंजीबार में खोला जा रहा है और ये एमओयू साइन हुआ है। और विदेश मंत्री आप दिख रहे हैं उस तरफ, भारत के एस जयशंकर, उनकी मौजूदगी में, ठीक है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर तंजानिया की यात्रा पर हैं और 6 जुलाई को ये एमओयू साइन हुआ है। तो अब मैप के थ्रू समझते हैं कहाँ है तंजानिया, वहाँ चलते हैं। तो ये रहा अपना प्यारा भारत और ये है अफ्रीका। अफ्रीका में है तंजानिया, किस तरफ, यहाँ पर है ये तंजानिया। इसकी राजधानी है डोडोमो, राष्ट्रपति है डॉक्टर हुसैन अली मिविनवी, ठीक है। तो ये तंजानिया। इसके पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, डीआरसी, जाम्बिया, मालावी और मोजाम्बिक है इसके पड़ोसी देश। और इधर है हिंद महासागर, ठीक है। और जंजीबार जो है ना, इसी में यहाँ पर एक द्वीप है यहाँ, और वो ऑटोनोमस क्षेत्र है, यानी सेमी ऑटोनोमस प्रोविंस है। और इसकी अपनी एक सरकार है जो कि तंजानिया के अधीन ही है, और इसके राष्ट्रपति भी हैं डॉक्टर हुसैन अली। तो उनकी मौजूदगी में ये एमओयू साइन हुआ है, ठीक है। जो विदेश मंत्री हैं अपने एस जयशंकर, वो तंजानिया की यात्रा पर हैं। तो इसी जगह पर जंजीबार में ये आईआईटी मद्रास का ये कैंपस खोला जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण बात है। और तमाम डिग्रियां जो इंडिया में दी जाती हैं वो सब वहाँ भी दी जाएंगी, लेकिन वो सारी डिग्री और कैंपस में एडमिशन सब कुछ वो सब आईआईटी मद्रास ही तय करेगा, ओके। अब यहाँ पर एक सवाल हो सकता है इससे जुड़ा हुआ कि पहली भारतीय यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसने विदेशी कैंपस खोला हुआ है? तो वो कौन सी है? एनएफएसयू, मतलब आईआईटी से पहले भी एक कैंपस खोल चुका है विदेश में, एनएफएसयू का, यानी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, यानी राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है। ये गुजरात के गांधीनगर में है और इसका विदेशी कैंपस युगांडा के शहर जिंजा में अप्रैल में ही खोला गया था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये सब जो विदेशों में खोला जा रहा है ना, वो जो शिक्षा नीति है केंद्र सरकार की, उसके तहत ये खोला गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसके तहत, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण है ये भी। किस अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने जुलाई 2023 में सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुनाया जिसे भारत ने खारिज कर दिया? आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। क्या होगा? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। हिंदी में कहेंगे इसे अस्थायी मध्यस्थता अदालत, PCA, ठीक है।
और ये न्यूज़ देख रहे हैं, इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया उसके फैसले को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर डिटेल बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन होगा, अस्थाई मध्यस्थता अदालत यानी पीसीए ने पाकिस्तान की अपील पर किन भारतीय प्रोजेक्ट पर सिंधु जल संधि से संबंधित सुनवाई करने का फैसला सुनाया, जिसे भारत ने अवैध बताते हुए खारिज कर दिया है। आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी किशन गंगा पनबिजली परियोजना और रतले पनबिजली परियोजना। ये जो दोनों परियोजना हैं ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में। और पाकिस्तान इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है लगातार। पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी पीसीए पहुंच गया था और उसने इस मामले पर सुनवाई की अपील की थी। भारत ने इसका विरोध किया था और भारत ने ये कहा था कि पीसीए को इस मध्यस्थता का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो संधि हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उस संधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई और पक्ष आए और उसमें मध्यस्थता करे, ठीक है। क्योंकि जो बाहरी पक्ष है वो वर्ल्ड बैंक ही है। वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता करके सिंधु जल संधि का समझौता करवाया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तीसरा कोई नहीं आ सकता है, ठीक है। लेकिन जुलाई में अभी पीसीए ने फैसला सुना दिया, इस कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि पनबिजली परियोजनाओं के मामले में नई दिल्ली और इस्लामाबाद यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो विवाद है उस पर विचार करने का उसको अधिकार है और इसके खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है, ऐसा उसका कहना है, उस अदालत का, पीसीए का। लेकिन इंडिया ने साफ तौर पे खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, ये हम नहीं कर समझते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा मामला है ना, यहाँ पर इस जगह का, इसके बारे में भी और आपको बताते हैं आगे। सबसे पहले परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उसको देख लेते हैं। उसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड चलते हैं, भारत से हो, ओके। यूरोप में ये रहा नीदरलैंड, और नीदरलैंड में ही द हेग है, ओके। और द हेग में ये है बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ सामने, यही है, इसी बिल्डिंग में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1899 में, 1899 में हुई थी। द हेग पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी फर्स्ट, उसी के दौरान। और ये मुख्यालय उसी बिल्डिंग में है जहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना, उसी बिल्डिंग में ये भी है। कौन सा? पीसीए यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है वो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी नहीं है, यानी यूनाइटेड नेशंस से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इसको पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है यूनाइटेड नेशंस की ओर से, ठीक है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता, जांच और सुलह करवाना है, ठीक है। ये सदस्य देशों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट पार्टी के बीच में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की का जो विवाद होता है, इंटरनेशनल जो ट्रीटी होती है उससे रिलेटेड जो विवाद हुआ, तो उसके लिए ये ट्रिब्यूनल है। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझ लेते हैं कि ये जो सिंधु जल संधि है वो क्या है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में सितंबर 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में ये सिंधु ताश समझौता हुआ था, उसी को हम लोग सिंधु जल संधि कहते हैं। और ये जो ट्रीटी साइन हुई थी, ये संधि हुई थी, इसके तहत पश्चिमी नदियों यानी झेलम, ये तो आप देख रहे हैं भारत का मैप, और ये सब नदियां हैं ढेर सारी। इसी को लेकर जो पश्चिमी नदियां हैं, यानी कौन कौन सी? सिंधु, झेलम और चिनाब, इनके पानी का जो अधिकार है ना, वो पाकिस्तान को दे दिया गया, ठीक है। इसका 80% पानी पर पाकिस्तान का हक था सिंधु जल संधि के तहत। सिंधु ये वाली नदी है, झेलम यहाँ वाली नदी है, चिनाब ये वाली नदी है, ठीक है। और पूर्वी क्षेत्र के, पूर्वी हिस्से के, एक तो रावी ये वाली, व्यास यहाँ वाली, और तीसरी है सतलुज ये वाली। तो इसका अधिकार, यानी इन तीनों का अधिकार, रावी, व्यास और सतलुज, उसके पानी का अधिकार किसको दिया गया? इंडिया को दे दिया गया, ठीक है। अब ये जो तीनों नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, जिसके 80% पानी का अधिकार पाकिस्तान को मिला, तो उस पर इंडिया जो है ना, पानी बिजली वगैरह परियोजनाएं बना सकता है उस संधि में, लेकिन उसको पानी को रोक नहीं सकता है। तो किशन गंगा और रतले, झेलम नदी पर, यहाँ पर एक तो किशन गंगा प्रोजेक्ट है इंडिया की ओर से, और चिनाब नदी पर रतले प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट, ठीक है।
तो उसी को लेकर ये विवाद है। और ये जो दोनों पावर प्रोजेक्ट है ना, वो अलग तरह की है। ये डैम नहीं बनाया गया, ये रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट कहते हैं इसको। रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जलाशय का निर्माण नहीं किया जा रहा है। मतलब कि ऊंचाई से जो पानी का प्राकृतिक प्रवाह है उसका उपयोग करते हुए टरबाइन लगाया जाए और उससे बिजली पैदा की जाए। लेकिन पाकिस्तान इसका भी विरोध कर रहा है। पाकिस्तान की शिकायत है कि भारत अगर सिंधु नदी या उससे जुड़ी हुई जो तमाम नदियां हैं अगर उस पर बांध बनाता है तो उससे उसके यहाँ पहुँचने वाले पानी में कमी आएगी और उसके इस 80% जो खेती है वो इसी के पानी पर आधारित है। ठीक है, हालांकि कोई ऐसा बांध तो नहीं बना जा रहा, लेकिन फिर भी इन दोनों नदियों पर, झेलम और चिनाब पर, ये जो यानी किशनगंगा और रतले पावर प्रोजेक्ट को लेकर विवाद कर रहा है पाकिस्तान। अब हुआ क्या उसको भी समझ लीजिए आप। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मामला कैसे पहुंचा। मामला ये है कि 2015 में पाकिस्तान ने भारत की इन दोनों परियोजनाओं पर आपत्ति जताई थी 2015 में। साथ ही जांच के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया था वर्ल्ड बैंक से। उसके बाद 2016 में पाकिस्तान ने बिना चर्चा किए अनुरोध को वापस ले लिया वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, साथ ही प्रस्ताव दिया कि ये पूरा मामला परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो द हेग में है नीदरलैंड में, वहाँ पर चला जाए और वहीं पर आपत्तियों की सुनवाई की जाए। और पाकिस्तान का ये एक तरफा फैसला था और इस वजह से विवाद बढ़ता चला गया। भारत हमेशा ये कहता रहा कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वहाँ वो पहुँचा है, तो इसमें इंडिया शामिल नहीं होगा। और तर्क ये दिया कि सिंधु जल संधि जो हुई थी उसमें किसी भी विवाद को लेकर जो है ना एक विशेषज्ञ के द्वारा ही उस मामले में मध्यस्थता कराई जा सकती है और वो वर्ल्ड बैंक उसमें ही कर सकता है। कोई और चौथा कोई हिस्सा नहीं हो सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उसका अनुच्छेद है 9, वो उसमें ये बातें हैं। और पाकिस्तान उसके अनुच्छेद 9 का उल्लंघन करके वहाँ पर पहुँच गया, PCA में पहुँच गया। PCA ने यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये फैसला सुना दिया अभी हाल ही में जुलाई में और कह दिया कि पनबिजली जो परियोजना है उस मामले में उसके पास मध्यस्थता का अधिकार है। इंडिया साफ कह रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं अधिकार है, और फिर भी वो इसको मजबूर कर रहा है। तो ये न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू का, ये पूरा मामला है जो कि मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। इंडिया हिस्सा लेगा ही नहीं इस सुनवाई में। अभी ये फैसला हुआ कि उसके पास ये अधिकार है कि वो मध्यस्थता करे, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये पूरा मामला ही खारिज हो जाएगा। और ये सवाल है कि क्या इस अदालत का यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो आदेश है वो क्या मानना बहुत ज़रूरी है, या ऐसा तो नहीं कि ना मानने से कोई दिक्कत हो जाएगी। तो नहीं, ऐसी कोई वो बात नहीं है। हम ना माने तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कुछ कह नहीं सकता इस मामले में। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, टोटल PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और एक मेंबरशिप प्लान भी है, बहुत मामूली सी रकम है, 1 ईयर का। इसके जरिए आपको PDF मिलता है करंट अफेयर्स का, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और वो भी कई तरह के PDF होते हैं, 1 लाइनर, MCQ और MCQ विद नोट्स, और साथ में इतने तरह के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं। ओके, और हाँ, BPSC टीचर जो रिक्रूटमेंट चल रहा है उसके टेस्ट सीरीज़ आ चुके हैं, तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज़ में, जो कि मेंबरशिप के जरिए आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना है, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, डिटेल भी बताया हुआ है, कैसे मेंबरशिप लेना है उसके बारे में वीडियो भी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस पड़ोसी देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी और अगले ही दिन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के कहने पर फैसला वापस भी ले लिया, मतलब अब वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के वनडे कप्तान है तमीम इकबाल, तो उन्होंने एक दिन में ही अपना फैसला वापस ले लिया है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। रिटायरमेंट का ऐलान 6 जुलाई को किया और 7 जुलाई को उन्होंने कहा कि हम रिटायरमेंट नहीं लेते हैं। हुआ क्या है, हुआ ये कि अभी वर्तमान में अफ़गानिस्तान की टीम जो है ना बांग्लादेश के दौरे पर है और 3 वनडे मैच के मतलब 3 वनडे मैच का सीरीज है, तो उसमें से पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद फिर बहुत कड़ी आलोचना की गई और उससे नाराज़ होकर और
परेशान होकर उन्होंने कहा कि अब नहीं खेलेंगे, यानी उन्होंने कह दिया था कि हम रिटायरमेंट ले रहे हैं। लेकिन फिर शेख हसीना उन्होंने बातचीत की और फिर उन्होंने अपना जो रिटायरमेंट प्लान है वो वापस ले लिया। ठीक है, अब वो खेलेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 जुलाई को। ठीक है, ये 2009 से ये दुनिया भर में मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 की चैंपियन टीम का नाम बताएं? आंसर होगा नीदरलैंड। ठीक है, इस हॉकी लीग में नीदरलैंड ने दूसरी बार ये खिताब जीत लिया है और इस चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम जो थी हॉकी की वो चौथे स्थान पर रही है। ओके, नंबर 1 विजेता नीदरलैंड है, सेकंड पर ब्रिटेन, थर्ड है बेल्जियम और फोर्थ इंडिया है, फिफ्थ है स्पेन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन होगा, ताइवान ने भारत में तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र किस शहर में खोलने का ऐलान किया है? आंसर होगा मुंबई। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप, दोनों अखबारों में काफ़ी प्रमुखता से देश के तमाम अखबारों ने इसको प्रकाशित किया। इस चीज़ को समझते हैं, इम्पॉर्टेंट है। क्यों? ये खबर देख रहे हैं आप, मुंबई इज़ ताइवान्स नेक्स्ट स्टॉप एज इट्स फर्म्स मूव फार फ्रॉम चाइना। मतलब उसके जो फर्म है, उसकी जो फैक्ट्रियाँ हैं, मतलब ताइवान के बहुत सारे उद्योग जो है ना वो चाइना में है। चाइना में फैक्ट्रियाँ हैं तमाम कंपनियों के, ताइवान के। अब वो वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं और वो शिफ्टिंग इंडिया की ओर हो रहा है। तो इसके बारे में डिटेल बात करते हैं, पहले मैप के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, ताइवान कहाँ है, क्या है मामला। तो ये रहा अपना प्यारा भारत और अब चलते हैं ताइवान की ओर, देखते हैं। तो यहाँ जो ब्लिंक कर रहा है ना, ये है ताइवान। ठीक है, और ये है चाइना। ताइवान का ऑफिशियल नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम है उसका, ROC। ठीक है, और चाइना का असली नाम क्या है चीन का? तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है चीन का नाम, और ताइवान का नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, ताइवान की राजधानी है ताइपे। प्रेसिडेंट कौन है? त्साई इंग वेन, और मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए कि इंडिया और ताइवान के बीच में राजनयिक संबंध नहीं है, यानी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। और इसकी वजह है कि भारत ये मानता है चीन के वन चाइना पॉलिसी को, और दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि ताइवान के साथ ऐसा ही करते हैं। ताइवान के साथ कोई औपचारिक रूप से राजनयिक रिश्ते नहीं रखता है, ज़्यादातर देश ऐसे ही हैं, इंडिया भी उसमें है। तो ऐसे में ताइवान क्या करता है, तमाम देशों में ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर स्थापित करता है। दूतावास न होने की स्थिति में यही सेंटर ताइवान के दूतावास के रूप में काम करते हैं। और भारत में पहली बार दिल्ली में 1995 में ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर खोला गया था। ठीक है, कहाँ? दिल्ली में, यहाँ पर। और उसके बाद फिर चेन्नई में 2012 में स्थापित किया गया इस जगह पर, चेन्नई में। और अब मुंबई में स्थापित किए जाने की बात है, मुंबई में यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है इस जगह पर। ठीक है, तो दिल्ली वाला जो है ना वो दूतावास का काम करता है। अब सवाल है कि मुंबई को क्यों चुना गया है? तो देखिए, भारत जो है दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भी है। तो यहाँ पर निवेश की बड़ी संभावना है और यहाँ पर वर्कफोर्स है। तो ताइवान ये भी सोच रहा है, क्योंकि उसका टकराहट जो है ना वो चाइना से बढ़ता जा रहा है, तो सोच रहा है उसकी कुछ कंपनियां हैं यहाँ पर, खासतौर पर सेमीकंडक्टर बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं जो ताइवान की कंपनियों की फैक्ट्री है, मतलब कंपनी नहीं, मतलब ताइवान के कंपनियों की फैक्ट्री है यहाँ पर, उसको चाह रहा है कि वहाँ से इसको शिफ्ट किया जाए। भारत और ताइवान के बीच में बहुत ही बेहतर रिश्ते हैं। 7 अरब डॉलर का व्यापार चल रहा है दोनों के बीच में। और ताइवान, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो अपनी इंडस्ट्री को चीन से इंडिया में भी शिफ्ट करने की सोच रहा है, और इसलिए ये मुंबई भी इम्पॉर्टेंट है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों के बीच में करीब 7 अरब डॉलर का व्यापार था, इलेक्ट्रॉनिक और मशीनों के उपकरणों के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा। ठीक है, ताइवान के कुल विदेशी व्यापार का मात्र 0.9% और भारत का 0.8% ही हिस्सा है, मतलब इंडिया और ताइवान के बीच में व्यापार है। तो ये कोशिश ये है कि ताइवान के साथ हमारे रिश्ते और बेहतर हों और वो
यहाँ इंडिया में निवेश बेहतर ढंग से कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूँ कि चाइना और ताइवान के बीच का क्या झगड़ा, क्या है, विवाद क्या है। देखिए, ये इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बताता हूँ आपको कि एक तो यहाँ आप नाम से भी कुछ चीज़ समझ लीजिए, रिपब्लिक ऑफ चाइना है ताइवान का नाम, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है चीन का नाम। ठीक है, और ताइवान जो है ना पहले चीन का ही मुख्य हिस्सा हुआ करता था। दो राजनीतिक दल थे यहाँ पर, राजनीतिक दल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और काविंगतान पार्टी। चीन के बहुत बड़े हिस्से पर किसका राज हुआ करता था? काविंगतान पार्टी का ही कब्जा हुआ करता था। दोनों पार्टियाँ एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी और इसी को चीन का सिविल वॉर कहा जाता है, 1927 से 1949 के बीच का। सिविल वॉर के अंत में हुआ ये कि चीन के बड़े हिस्से पर किसका कब्जा हो गया? कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो गया। और उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे वो माओ जेडांग थे, या कहें उनका नाम माओ से तुंग थे। दूसरी तरफ जो कामिंगतान पार्टी थी, जिसका कब्जा पहले पूरे इलाके में था, उनको भागकर यहाँ पर आना पड़ा ताइवान में। और उसके जो लीडर थे वो चियांग काई शेक थे, ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। और उस वक्त कम्युनिस्टों के पास नौसैनिक ताकत नहीं थी, नहीं के बराबर थी, और माओ ने ये सोचा कि चलो हमने खदेड़ दिया, इस पर तो बाद में कब्जा कर ही लेंगे। और उसके बाद से चीन जो है ना वो लगातार इस हिस्से पर यानी ताइवान पर अपना कब्जा दावा करता रहा, लेकिन ताइवान खुद को एक अलग देश बताता है। 2019 में तो शी जिनपिंग ने ये साफ कर दिया था कि ताइवान को मिलाकर ही रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, और चीन के दबाव में ही भारत समेत ज़्यादातर जो देश हैं या चाहे अमेरिका भी, उसका राजनयिक संबंध सीधा नहीं है ताइवान से। अमेरिका उसको तमाम हथियार देता है, चीन के सामने टिकने को एक बल देता है, लेकिन राजनयिक संबंध नहीं है। वहाँ भी उसका भी जो सेंटर है ना, वैसे ही कल्चरल सेंटर, जैसे मुंबई, इंडिया में मुंबई में खुलने जा रहा है, उसी तरह का सेंटर है। ठीक है, और एक और बात बताऊँ आपको कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना चीन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चियांग काई शेक ही गए थे 1945 में, यूनाइटेड नेशंस चार्टर पर जो सिग्नेचर हुआ था उस दौरान। और उस दौरान जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो 5 परमानेंट मेंबर बने, उनमें से चीन था, और ये वाला चीन था, ताइवान वाला चीन था। चियांग काई शेक वो उसके लीडर हुआ करते थे। लेकिन जब बाद में वियतनाम वार में अमेरिका फंस गया बुरी तरीके से, तब 1971 में ये वाले चीन को जो है आधिकारिक मान्यता मिल गई, अमेरिका के द्वारा दे दी गई, और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मेंबर था, इसके जो है चेंज करके इसको मेंबर बना दिया गया था। ठीक है, ये संक्षेप में मैंने आपको इतिहास बताया, ये पूरा मुद्दा है। ठीक है, ये ताइवान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना कौन सा रहा है? आंसर होगा जून 2023। यूरोपीय संघ की एक रिपोर्ट आई है, देख रहे हैं आप न्यूज़, रॉयटर्स जो कि दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, उसने ये रिपोर्ट दी है कि यूरोपीय संघ की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस है, तो उसी ने इसके बारे में रिपोर्ट जारी की है 6 जुलाई को, और द हिंदू ने भी इसको अच्छे ढंग से प्रकाशित किया है इस खबर को। वैज्ञानिकों का कहना है कि जून 2023 यानी पिछला महीना वो दुनिया में मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना था। मानव इतिहास मतलब कि पृथ्वी पर जो मानव रह रहे हैं, जब से इतिहास रहा है, उसके बाद से सबसे गर्म महीना जून रहा है। इस दौरान ज़मीन और समुद्र दोनों पर असामान्य रूप से टेम्परेचर हाई रिकॉर्ड किया गया। इंडिया, ईरान, कनाडा सहित कई सारे देशों में औसत तापमान ऊपर रहा, जबकि मैक्सिको में जो अधिक गर्मी पड़ी, 100 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मौत हो गई थी। तो जैसे जैसे आने वाले महीनों में अल नीनो की घटनाएं भी आने वाली हैं, हो रही हैं, शुरू हो चुका है अल नीनो, तो वैसे वैसे क्या है, वैश्विक तापमान भी आगे और भी बढ़ेगा, रिकॉर्ड टूटते दिख सकते हैं आने वाले वक्त में। अच्छा, अल नीनो पर ना मैं स्पेशल वीडियो भी बनाने वाला हूँ, विलम्ब होता जा रहा है, लेकिन उस पर बनाऊँगा और डिटेल आपको बताऊँगा अल नीनो के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप लॉन्च किया है, तो इसका नाम बताएं। आंसर होगा थ्रेड्स। क्या नाम है? थ्रेड्स। तो मेटा के जो CEO हैं मार्क जुकरबर्ग, तो उन्होंने
5 जुलाई को एक नया ऐप माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप थ्रेड्स लॉन्च कर दिया है और उसके सामने कौन है, टक्कर हो रही है ट्विटर के साथ। ओके, 2 घंटे में ही, लॉन्च होने के 2 घंटे में ही 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया और 24 घंटे बाद इसके डाउनलोड करने वालों की संख्या 1 करोड़ हो गई। 24 घंटे में, 3 दिन में 5 करोड़ डाउनलोड हो गए थे। तो सोशल मीडिया के यूजर्स, उनका ये कहना है कि थ्रेड्स जो है ना वो ट्विटर को खा सकता है। ट्विटर के लिए बड़ा खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि ट्विटर की तरह ही थ्रेड्स एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, ऐप है, और इसको इंस्टाग्राम की टीम ने डेवलप किया है। लगभग दोनों सेम ही है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर इतने लोग हैं, वो सब सीधे तौर पर इससे जुड़ रहे हैं। भारत समेत 100 देशों में या 100 से ज़्यादा देशों में इसको लॉन्च किया गया है। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा? मुझे लगता है पसंद आया होगा पूरी तरीके से। और कल है संडे, कल को वीकली करंट अफेयर्स आएगा, पूरे 1 सप्ताह की समीक्षा होगी, संक्षेप में आपको बताएंगे। और फिर मंडे से सैटरडे तक लगातार आप डेली का करंट अफेयर्स जरूर देखिएगा। ओके, और हाँ, जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलेगा। और शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे तो मुझे खुशी होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।